नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, नीट नेविगेटर कोर्स के एक और नए लेक्चर में आपका स्वागत है। सॉल्यूशंस चैप्टर लेक्चर नंबर 7 यहाँ पर हम पहुँचे हैं। सॉल्यूशंस चैप्टर की अभी तक की हमारी यात्रा को रिकॉल करिए। हमने सॉल्यूशन फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझा, उसके पीछे की थर्मोडायनेमिक्स को जाना, हमने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पर बात करी, एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को रिलेट करना भी सीखा। आगे फिर हमने टेम्परेचर और प्रेशर के इफ़ेक्ट पर बात करी, व्हाट इफ़ेक्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज कैन हैव ऑन सॉल्युबिलिटी। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने हेनरीज लॉ डिस्कस किया। फिर हमने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर नाम की क्वांटिटी को समझा, ठीक है। फिर हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में जाना, राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करना सीखा। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया। वेपर प्रेशर किस तरह से पॉजिटिवली या नेगेटिवली डिविएट करता है, इसको समझा। अब हम सॉल्यूशंस की एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे बात शुरू करेंगे, जिनको अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये क्या है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और किस कॉन्टेक्स्ट में हम इनको पढ़ रहे हैं, चलिए बात शुरू करते हैं। The word colligative is derived from the word colligate, which means depending on collection. तो colligative properties में जो colligate word आ रहा है, इसका मतलब होता है depending on collection। तो किस चीज़ का collection? एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की। तो सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूट पार्टिकल्स के कलेक्शन पर, उनकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ पर, उनके टाइप्स पर डिपेंड नहीं करती। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट की टोटल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है, ना कि सॉल्यूट की आइडेंटिटी पर, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। The properties of a solution whose value depends on the total concentration of solute particles in solution, not on their kind or identity, are known as colligative properties. तो colligative properties के नज़रिए से ये मैटर नहीं करता कि सॉल्यूट ग्लूकोज डिजॉल्व्ड है या सुक्रोज या यूरिया या सोडियम क्लोराइड आयंस या सोडियम और सल्फेट आयंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नज़रिए से बस उन सॉल्यूट पार्टिकल्स का टोटल नंबर, उनकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है, ठीक है ना। सपोज एक सॉल्यूशन है, उसके एक स्मॉल सैंपल को अगर अपन एनालाइज करें, और हम पाएं कि उसके अंदर 2 सोडियम आयंस हैं, ठीक है, एक सल्फेट आयन है, 4 जिंक आयंस हैं, 6 नाइट्रेट आयंस हैं, 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, 3 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू इन सॉल्यूट पार्टिकल्स के इंडिविजुअल आइडेंटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, बस इनका सॉल्यूट होना ही काफ़ी है। वो कौन है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है इनका टोटल नंबर। तो अगर आप देखें इनका टोटल नंबर क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। 2 + 1 3 + 4 7 + 6 13 + 5 18 + 3 21। तो हमारे लिए ये 21 सॉल्यूट पार्टिकल्स का कलेक्शन है। ये 21 सॉल्यूट पार्टिकल्स सबके सब एक जैसे ही होते, सबके सब ग्लूकोज के ही होते, या 21 पार्टिकल्स 21 अलग अलग टाइप्स के भी होते, तो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेम आती। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के टोटल नंबर पर डिपेंड करें, उनके कलेक्शन पर डिपेंड करें, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ पर या उनके टाइप्स पर डिपेंड
ना करें। हाँ, यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं उसमें हम ये ज़रूर मान रहे हैं कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। सॉल्वेंट इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड बट द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉन वोलेटाइल और वेरी लेस वोलेटाइल। उनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी बहुत कम है। ये बात सभी सॉल्यूट्स पर यहाँ अप्लाई होगी। तो ये जो डिस्कशन है ये बेसिकली सॉलिड सॉल्यूट्स को लिक्विड सॉल्यूशंस, या फिर ये कहूँ कि सॉलिड सॉल्यूट्स को लिक्विड सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करने के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ऑन डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कुछ बदलाव आते हैं। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं? पहला तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। देखिए, आपने जो सॉल्यूट मिलाया है वो नॉन वोलेटाइल है, तो सरफेस पे जगह तो घेरेगा लेकिन वेपराइज नहीं होगा। तो पहले जो सरफेस सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब उस सरफेस पे सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ गए जो कि वेपराइज नहीं होंगे। तो खुद तो वेपराइज होंगे नहीं, लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए भी अवेलेबल स्पेस कम कर देंगे, रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाएगा और फिर लोअर वेपर प्रेशर अचीव हो पाएगा। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने पर वेपर प्रेशर में कमी तो आनी ही थी, साथ साथ जो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है और फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है। साथ साथ सॉल्यूशन एक फिनोमेना भी क्रिएट करता है जिसका नाम है ऑस्मोसिस, व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय अ सूटेबल मेम्ब्रेन। तो ये चार चीज़ें क्रिएट होती हैं, चार प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स डिसॉल्व करने पर एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में। क्या क्या? प्योर सॉल्वेंट की तुलना में वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में अगर एक सूटेबल पार्टीशन क्रिएट करें तो एक फिनोमेनन जिसका नाम है ऑस्मोसिस, उसको हम जनरेट कर पाते हैं। इन्हीं चार ऑब्जर्वेशन से, फिनोमेना से चार प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं जिनको अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वैसे तो वो लेफ्ट साइड में भी दिख रही हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में आने वाला इंक्रीमेंट जिसको अपन सिंबलाइज करेंगे डेल्टा टीबी से। थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जिसको अपन सिंबलाइज करेंगे डेल्टा टीएफ से। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका कि सिंबल होता है पाई। तो ये हैं चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिन पर अब अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो चलिए पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूमिंग एन आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान रहे इस पूरी चर्चा में सॉल्यूट्स नॉन वोलेटाइल माने जा रहे हैं और सॉल्वेंट ऑब्वियसली वोलेटाइल हैं। सॉल्यूशन को अपन आइडियल अज्यूम कर रहे हैं। अक्सर यहाँ पर जो सॉल्यूशंस लिए जाएंगे वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था,
डाइल्यूट सॉल्यूशंस नियरली आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। तो पी टोटल के लिए अपन लिख पाएंगे एक्स सॉल्यूट पी नॉट सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट पी नॉट सॉल्वेंट। वैसे मैं इसको एक्स पढ़ रहा हूं, ये ग्रीक लेटर काई है, ओके, कन्वीनियंस के लिए अपन एक्स पढ़ रहे हैं। तो ये तो अपन ने लिख दिया, ये सॉल्यूट का टोटल मोल फ्रैक्शन है। लेकिन फिर हमें याद आया कि सॉल्यूट्स तो नॉन वोलेटाइल हैं, सॉल्यूट्स आर नॉन वोलेटाइल। तो पी नॉट सॉल्यूट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो पी नॉट सॉल्यूट तो 0 है, तो सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यहां से फिर मैं आगे लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को 1 माइनस द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स। सोचो लिख सकते हैं ना। साफ जाहिर है कि ये क्वांटिटी 1 से छोटी है और 1 से छोटी क्वांटिटी पी नॉट सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो रिजल्टिंग क्वांटिटी पी नॉट सॉल्वेंट से तो डेफिनेटली कम होगी। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम है। लोअरिंग तो आई है, ये यहां से मैथमेटिकली भी दिख रहा है। इसी को थोड़ा और मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा रीअरेंज करते हैं, पी नॉट सॉल्वेंट को नीचे ले आते हैं, फिर थोड़ा एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो अपन इसको लिख पाएंगे 1 माइनस पी टोटल बाय पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको एलसीएम लेके फिर लिखूं तो पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट, ये वैल्यू आ रही है इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। अब ध्यान से कुछ चीजें समझ लेना। ये जो पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी टोटल है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो ये डिफरेंस बता रहा है कि कितने अमाउंट से कमी आई है। तो इसको अपन क्या लिखा करेंगे? इसको अपन डेल्टा पी लिखा करेंगे और बोलेंगे इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी टोटल को अपन क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस चीज को राइट साइड में कैरी कर रहा हूं। आगे फिर अपन इसको लिख रहे हैं डेल्टा पी बाय पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है वो बता रही है कि कितनी लोअरिंग आई कितने के रिस्पेक्ट में, कितनी लोअरिंग आई अपॉन कितने प्रेशर के रिस्पेक्ट में आई। तो इस क्वांटिटी को अपन बोल सकते हैं फ्रैक्शनल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस एंटायर क्वांटिटी कैन बी कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल, और इसी को अपन बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ रही है। इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का वही फ्रैक्शनल लोअरिंग है वेपर प्रेशर में। अगर मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो फ्रैक्शनल लोअरिंग भी 0.1 या ये कहूं कि 1/10 है। 1/10 फ्रैक्शन से वेपर प्रेशर कम हो गया है और 9/10 अमाउंट में वेपर प्रेशर अभी बचा है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना, जैसे किसी स्टूडेंट के एक नीट बेस्ड एग्जाम में सपोज फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स आए हैं 600, बट नेक्स्ट टेस्ट में समहाउ उसकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, पेपर उसके अकॉर्डिंग नहीं आया और उससे कुछ अनवारंटेड मिस्टेक्स भी हो गई और उसके मार्क्स आए 550। तो 600 से गिरकर 550,
50 मार्क्स का डिक्रीमेंट आया, इसको तो अपन बोलेंगे लोअरिंग इन मार्क्स. लोअरिंग इन मार्क्स इज 50, बट व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग? कितनी लोअरिंग आई अपॉन जितने के रिस्पेक्ट में आई. 50 की लोअरिंग 600 की तुलना में आई, तो 50/600 जो कि 1/12 आता है, ये अपनी फ्रैक्शनल या रिलेटिव लोअरिंग कहलाएगी. उसी तरह से ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इसी तरह से अगर मैं उस रिलेटिव लोअरिंग वाली क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो कहलाएगी, फिर क्या कहलाएगी? परसेंटेज लोअरिंग. तो ये है परसेंटेज लोअरिंग. परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स द मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. जो सॉल्यूट का मोल परसेंटेज है वही वेपर प्रेशर में आने वाली परसेंटेज लोअरिंग है. अगर सॉल्यूट का मोल परसेंटेज 8% है तो वेपर प्रेशर में 8% की लोअरिंग आएगी और 92% प्रेशर ओरिजिनल का बचेगा. उम्मीद है ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है. इस छोटे से डेरिवेशन में जिसमें अपन ने सॉल्यूशन को आइडियली बिहेव करता हुआ अज्यूम किया है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, मैंने कहीं पर भी सॉल्यूट की आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है. बस इतना ही मान के चले हैं कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है. मतलब ये जो रिलेटिव लोअरिंग नाम की क्वांटिटी आ रही है, ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंडेंट है, उसकी आइडेंटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है. तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डेल्टा P बाय P नॉट सॉल्वेंट, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. which depends on the concentration of solute, not on its identity. चलिए, तो ये था अपना रिलेटिव लोअरिंग का एक स्मॉल सा डेरिवेशन. इसी को आप कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं. तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें अपन को प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, जिसको अपन P0H2O बोल देंगे. Vapor pressure of pure water P0H2O is 24 torr at 25 degrees Celsius. Now consider two solutions. एक में 1 मोल ग्लूकोज 15 मोल वाटर में डिजॉल्व्ड है, एक में 1 मोल NaCl 15 मोल वाटर में डिजॉल्व्ड है. Let's try to find the lowering of vapor pressure in each case. तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लग रहा है. Let's go ahead and solve it. For solution 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ रहा है 1 मोल बाय 1 मोल प्लस 15 मोल. तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 1/16. यही फ्रैक्शनल लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर में. तो डेल्टा P बाय P नॉट H2O इज ऑल्सो 1/16. बस यहीं से अगर आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताना है तो 1/16 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें. तो एक आसान सा क्वेश्चन था. वेपर प्रेशर में कितने अमाउंट की लोअरिंग आई है? 1.5 टॉर की. So this is the lowering in vapor pressure. आगे बढ़कर अगर मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बताना हो तो मुझे ये लोअरिंग प्योर वाटर के वेपर प्रेशर में से क्या करनी होगी? सब्ट्रैक्ट करनी होगी. तो 24 में से अपन ने 1.5 टॉर सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितनी लोअरिंग आई थी, तो बचा 22.5 टॉर. ठीक है. परसेंटेज लोअरिंग फाइंड करनी होती तो इसी 1/16 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते. क्या सॉल्यूशन 2 के लिए भी आंसर यही होगा? यहां पर भी 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया गया 15 मोल वाटर में.
पर इसमें एक छोटा सा कैच है, वो ये है कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आपने ऐड किए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में हैं वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए मैटर करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड वाटर में जाके डिसोसिएट होता है 1 मोल सोडियम आयंस एंड 1 मोल क्लोराइड आयंस में। ये तो शायद आप जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट and it will undergo 100% dissociation. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नजरिए से ये मैटर नहीं करता कि पार्टिकल सोडियम का है या क्लोराइड का, मैटर बस इतना करता है कि ये सॉल्यूट है। सो वी हैव 2 मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो यहां से अब अपन सॉल्यूट पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट यू एडेड। तो 2 मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स अलोंग विथ 15 मोल वाटर। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ रहा है 2/17। यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है विच इज ऑल्सो 2/17। तो श्योरली आंसर फर्स्ट पार्ट वाला नहीं आने वाला, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा 2/17 टाइम्स 24 टॉर। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करें। दिस इज 48/17, so this will be approximately 2.8 टॉर अगर आप इसको वर्कआउट करोगे तो। ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पर डिसोसिएशन की वजह से बढ़ गए थे, इसलिए वेपर प्रेशर लोअरिंग भी ज़्यादा आई। आगे फिर मैं अगर बताऊं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, then it would be 24 minus 2.8 torr. How much is this? This is 21.2 torr. तो जितनी ज़्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी उतना ही वेपर प्रेशर में लोअरिंग बढ़ जाएगी। एक और सिंपल क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेंशन्ड है बेंजीन का वेपर प्रेशर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, मतलब जो डिसोसिएट नहीं होता आयंस में, जिसका मास 0.5 ग्राम्स है, उसको 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व किया गया और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.845 टॉर हो गया। यहाँ से अपन को सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करना है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज सॉल्यूट्स के मोलर मास फाइंड करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके मोलर मासेस पता नहीं होते उनको अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अपन यहां पर निकालेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना आएगा वो 0.85 बार तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता और 0.845 बार सॉल्यूट डिसॉल्व करने के बाद हो गया है। तो बहुत ही स्मॉल रिडक्शन आया है 0.005 बार का। दिस इज द रिडक्शन। और अगर इसको मैं रिलेटिव लोअरिंग के टर्म्स में लिखूं, डेल्टा P by P naught बेंजीन, then it turns out to be 0.005 bar upon 0.850 बार। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर यहां पर डिवीजन में ले लिया।
इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1/170, जो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। रिलेटिव लोअरिंग बहुत ही कम आई है। इससे ये भी जाहिर होता है कि सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम रहे होंगे। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1/170 है। अब थोड़ी सी वर्किंग साइड में भी कर लें। हम सबको पता है कि बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, उसका मोलर मास 78 ग्राम्स पर मोल आता है। तो यहां से अपन बेंजीन के मोल्स फाइंड कर सकते हैं जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। 39/78. So this turns out to be 0.5 moles. तो अपने पास सॉल्वेंट के मोल्स आ चुके हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमारे सामने है। क्या हम सॉल्यूट का भी मोलर मास फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विच इज 0.5 इज 1/170। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करिए। एन सॉल्यूट टाइम्स 170 is n solute plus 0.5। तो यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे 0.5/169। और फिर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स को लिखिए मास अपॉन मोलर मास। यहां से आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, मोलर मास मिल रहा है, which comes out to be 169 grams per mole। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर इसी तरह के आसान से सवाल आते हैं, और अननोन सॉल्यूट्स के मोलर मासेस फाइंड करना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, इन पर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। साथ साथ हम एक करेक्शन फैक्टर पे भी बात करेंगे जिसका नाम होता है वैन टॉफ फैक्टर। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, एंजॉय करिए। बेस्ट ऑफ लक।